नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैंने कल आपको जो रवि कुलरिया की आधुनिक भारत की वस्तुनिष्ठ पुस्तक जो आई है उसके बारे में बताया था। उसमें कितने पेजेस हैं, किस तरह के इसमें क्वेश्चन हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं उसके क्वेश्चन आपको खुद कवर कराऊंगी। तो आज मैं पहली वीडियो लेके आई हूँ आधुनिक भारत में, और उसका जो पहला चैप्टर है वो आपका मुगल साम्राज्य के पतन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं जो चैप्टर होगा 2 वीडियो में कवर कराऊंगी, आज एक वीडियो है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, ये वाली बात बिल्कुल सही है। उसकी सिली हुई टोकरियों से इकट्ठा की गई राशि से उसका कफन खरीदा गया था, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद जहादर शाह शासक बना, ये वाली बात गलत है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जहादर शाह ना होकर के बहादुर शाह जो कि मुअज्जम के नाम से फेमस था वो शासक बना था। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये वाला अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप एक बार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम शासक बना। मेरी सिली हुई टोपी के मूल्य से 4 रुपए 2 आने महलदार आया के पास है। वह पैसा ले आना और उसे इस गरीब के कफन पर डालने में खर्च कर देना। कुरान की नकल करके कमाए गए 305 रुपए मेरे व्यक्तिगत खर्चों के लिए मेरी थैली में पड़े हुए हैं। मेरी मृत्यु के दिन उन्हें फकीरों में बांट देना। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनने के बाद किसे अपना वजीर बनाया? तो जो औरंगजेब था उसके 4 पुत्र थे, आपस में विद्रोह हुआ जिसमें जो बहादुर शाह था यानी जो मुअज्जम था वो उत्तराधिकार के युद्ध में जीत गया था। फिर उसके बाद में जब जीता तो उसकी जो बहुत ज्यादा हेल्प की थी उसके वजीर ने की थी। तो पूछा है कि उस वजीर का नाम क्या है, तो उस वजीर का नाम था मुनीम था। ठीक है, चलिएगा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह की जीत के कारण मुनीम खां को वजीर के पद पर पदोन्नत किया गया। वह तब तक केवल एक छोटा मनसबदार था, यानी पहले वो केवल एक छोटा मनसबदार था। उसकी नियुक्ति पूरी तरह से उसके द्वारा बहादुर शाह को सिंहासन हासिल करने की सेवाओं के कारण की गई थी। वजीर नियुक्त किए जाने के अलावा मुनीम खां को 7,000 का मनसब मिला। वह लाहौर का गवर्नर बनाकर भी पुरस्कृत किया गया। 1711 ईस्वी में मुनीम खां की मृत्यु हो गई। ठीक, तो उसको क्या किया गया था? इसने अपना बजट भी बनाया था, साथ के साथ 7,000 का मनसब भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के उपरांत हुए उत्तराधिकार के युद्ध में किसे सफलता मिली? यानी जो अब बहादुर शाह की डेथ हो गई, उसके बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसमें किसको सफलता मिली थी? उसमें मिली थी जहादर शाह को सफलता। ठीक है, उसके भी 4 पुत्र थे। देखिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन। उत्तराधिकार के युद्ध में जुल्फिकार खां के सहयोग से 3 भाइयों जहादर शाह, रफी उस शान और जहां शाह ने मिलकर अजीम उस शान को परास्त किया। तत्पश्चात तीनों भाइयों ने साम्राज्य के बंटवारे को लेकर मतभेद हुए, जिसमें ईरानी मूल के जुल्फिकार खान ने जहादर शाह का पक्ष लिया। ठीक है, तो जहादर शाह का पक्ष किसने लिया था? जुल्फिकार खान ने। और जुल्फिकार के सहयोग से ही जहादर शाह मुगल बादशाह बनने में सफल हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध के चलते एक माह तक बहादुर शाह को दफनाया भी नहीं जा सका था। तो बहादुर शाह के बाद कौन बनता है? जहादर शाह। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के बाद जहादर शाह। अगला क्वेश्चन है, जहादर शाह की गद्दी प्राप्त करने में सहायता करने वाला वजीर कौन था? तो कौन था? देखिएगा, अभी पढ़ा है हमने, जुल्फिकार खां था। देखो, शक्तिशाली अमीर कौन था? निजामुल मुल्क, अब्दुल खान चिनकिलिश खां या फिर जुल्फिकार खां? तो जुल्फिकार खां। एक्सप्लेनेशन देखो, जहादर शाह के राज्यारोहण के बाद जुल्फिकार खां वजीर बन गया और दक्कन का गवर्नर भी बना रहा। कहाँ का? दक्कन का, जिस पर से हमने अपने डिप्टी दाऊद खान के माध्यम से शासन करना जारी रखा। मतलब बना तो था वो दक्कन का गवर्नर, लेकिन इसने शासन किससे कराया? दाऊद खान से। इसके अलावा जुल्फिकार खां को बादशाह द्वारा 10,000 यानी 2 अस्पा का अभूतपूर्व पद दिया गया। जुल्फिकार के पिता असद खान पहले की तरह वकील मुतल्लक बने रहे। उन्हें गुजरात का गवर्नर का पद और 12,000 का मनसब प्राप्त हुआ। जहांदर उनके साथ बहुत उनका बहुत सम्मान करता था जहांदर, और उन्हें चाचा अम्मी कहता था। किसको? असद खान को। और जुल्फिकार के आश्रितों में एक अब्दुल समद खान को 7,000 रैंक तथा सदर जुल्फिकार खान के दीवान सबाचंद को राजा की उपाधि दी गई और दीवान खालसा शरीफा नियुक्त किया गया। तो देखिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप सब अच्छे से देख लेना, लर्न कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर बुक नहीं मिल रही है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मुझसे जुड़ जाते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। डेली जो भी मैं वीडियो कवर कराऊंगी वहां से आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। इसमें से आप अपने क्रिस्पी नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहासकार के लेखन में किया गया है? तो असम के अहोम राज्य का वर्णन किस में किया गया है भैया? आपके आलमगीरनामा में। ठीक है, और जो किसने लिखी थी? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना? किसने वाली बात बताई थी कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो जमींदारों, जागीरदारों और किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों के कारण हुआ था। तो ये किसने कहा था? सतीश चंद्र ने कहा था। किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतल्लक का पद दिया था? तो निजामुल मुल्क को वकील मुतल्लक का पद किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने। किस मुगल शासक के संबंध में सर सिडनी ओवन ने लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तिरुगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। तो कौन सा ऐसा सम्राट है जिसको सिडनी ओवन ने बताया कि लास्ट वाला अच्छा था, इसके बाद में से मुगल साम्राज्य का एकदम से ही पतन हुआ? तो वो कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली की मृत्यु कब हुई थी? तो जो सैयद बंधुओं में से एक कौन थे? हुसैन अली थे। तो उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1720 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देख लो, उसकी काफी अच्छी है। मुगल प्रतिक्रांति और सैयद बंधुओं का पतन। सैयद बंधुओं ने ईरानी और तुरानी सरदारों को लगभग शून्य के बराबर कर दिया था। तो सैयद बंधुओं ने किसको? जो भी ईरानी और तुरानी सरदार थे उनकी वैल्यू बिल्कुल खत्म कर दी थी। प्रतिक्रांति का नेता था चिनकलिज खान, जिसे जनसाधारण निजाम मुल्क भी कहते थे। सैयद बंधुओं ने इसे मालवे का सूबेदार बनाकर दिल्ली से बाहर भेज दिया। निजाम उल मुल्क ने असीरगढ़ और बुरहानपुर के दुर्ग जीत लिए और आलम अली खां को, जो हुसैन अली का दत्तक पुत्र और दक्कन का नायब सूबेदार था, मार डाला। तो निजाम उल मुल्क जो था तो उसने क्या किया? जो चिनकलिज खां के नाम से भी था, तो उसने क्या किया? मालवे का सूबेदार बना और वहां पर उसने फिर असीरगढ़ और बुरहानपुर को भी जीता। साथ के साथ आलम अली खान की तैतूब कर दी, जो कि हुसैन अली का दत्तक पुत्र था। उसको मार करके वो खुद नायब सूबेदार बन गया। उधर दिल्ली में एतमादुल्ला, सादत अली खान और हैदर खान एक षड्यंत्र रचा। राजमाता भी, जो अब्दुल्ला खान की आश्रित थी, इस षड्यंत्र में शामिल थी। हैदर खान ने हुसैन अली को मारने का बीड़ा उठाया। जबकि हुसैन अली दरबार में वापस लौट रहा था तो हैदर खान ने उसे एक याचिका प्रस्तुत की। जब हुसैन अली उसे पढ़ रहा था तो सेकेंड उसे पढ़ रहा था तो हैदर खान ने छुरी से उसकी हत्या कर दी। अरविंद इस पर यह टिप्पणी करता है कि भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट किसकी मृत्यु के समक्ष दिया गया था और किसने दिया था? ठीक है। अपने भाई का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खान ने एक विशाल सेना एकत्रित की और मोहम्मद शाह के स्थान पर एक और कठपुतली को सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया। परंतु अब्दुल्ला खान 13 नवंबर 1720 को हसनपुर के स्थान पर हार गया और बंदी बना लिया गया। 2 वर्ष पश्चात 11 अक्टूबर 1772 को उसे विष दे दिया गया। तो सैयद बंदों में से जो हुसैन अली था उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1720 में। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा अच्छे से आप। अगला है आपका फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक, जिन्होंने लिखा है भारत के भविष्य पर इस क्रांति के प्रभाव के विषय में अतिशयोक्ति करना संभव नहीं। यदि हत्यारे द्वारा मुख्य व्यक्ति समाप्त न कर दिया जाता तो संभवतः सैयद बंधु परिस्थिति पर काबू पा जाते। संभवतः भारतीय मुसलमानों तथा हिंदू राजाओं की सहायता से वे एक सदृढ़ प्रशासन और शक्तिशाली सरकार स्थापित करने में सफल हो जाते। तो ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है? सिडनी जे ओवन ने। तो सिडनी जे ओवन की 2 स्टेटमेंट हो गई हैं। मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वो कौन थे? हुसैन अली, अब्दुल्ला खां, मोहम्मद खां, हसन खां, अली कुली खां, अरशीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, हुसैन खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है। तो ये कौन है आपका? पहला है जिन्हें हम किंग मेकर्स कहते हैं, यानी कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? अजरुद्दीन ने। मैं सुल्तान की सच्ची हुकूमत और किसानों की भलाई एकदम नहीं कर सका हूँ, इतनी बेशकीमती जिंदगी बेकार ही गई। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था औरंगजेब। अपने द्वितीय पुत्र आजम को लिखे गए अंतिम पत्र में उसने स्वीकार किया था कि मैं सल्तनत की सच्ची हुकूमत और किसानों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका हूँ। कौन सा मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के कड़े प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? तो वो कौन था? बहादुर शाह फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दक्कन के मुगल प्रांतों से चोट और सरदस्ती की वसूली का अधिकार प्रदान किया? तो वो कौन था भाई? आपका रफीउद्दौला था, जो उसने बालाजी विश्वनाथ को चोट और सरदस्ती की वसूली का अधिकार दिया था। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? आजम ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादे आजम शाह ने शाहू को छोड़ दिया। जुल्फिकार ने कहा था कि शाहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिस कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार नहीं कर सकेंगे।
लाल कुंवर नामक नृत्यांगना किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो किसके टाइम पे थी लाल कुंवर नामक नृत्यांगना? जहांगीर शाह के टाइम पे। जहांगीर शाह लाल कुंवर पर फिदा हो गया और उसे अपनी बेगम बनाया। उसके भाइयों को 5,000 7,000 जैसे बड़े मनसब उसने प्रदान किए। ठीक है, चलिए अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं 2 वीडियो फटाफट लेकर के आऊंगी जिससे आपका पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच।